पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस यात्रा में एक केंद्रीय मंत्री ऐसे भी हैं जो गेम चेंजर हैं, जिनके काम की खूब तारीफ होती है। वो अपनी दूरदर्शिता से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने देश के हाईवेज को नया रूप दिया है और हमारा मानना है ये सिर्फ हाईवेज नहीं, ये भारत की तरक्की के रनवे है, जहां से अर्थव्यवस्था नई उड़ान भरती है। सोशल मीडिया पर उनके लिए अक्सर एक कमेंट हम देखते हैं, मैन विद जीरो हेटर्स। सच में भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता के मुरीद ना केवल उनकी पार्टी में है, बल्कि विपक्ष भी उनके काम का लोहा मानता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। टाइम्स ड्राइव समिट एंड अवार्ड्स में आपका स्वागत है नितिन जी। भारत में लाखों लोग मेरे जैसे इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और की कमी और दूसरा महंगा होने की वजह से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर गडकरी जी क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जितनी कार आज मार्केट में आई है जी, उसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, और जो स्कूटर बड़े कंपनी की है इलेक्ट्रिक, वो 120 किलोमीटर है। अब इसका अध्ययन जब किया गया तो एक स्कूटर टीवीएस और बजाज ने अध्ययन किया, तो दोनों का अनुमान यह है कि एक स्कूटर मैक्सिमम 24 to 26 मीटर चलती है। तो स्कूटर जो है 26 to 24 किलोमीटर, तो रोज रात को घर आने के बाद चार्ज करेंगे तो वो चार्ज हो जाती है। इसलिए टू व्हीलर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चार्जिंग स्टेशन का। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कार के बारे में है। अभी जो कार आ रही है सबकी, मेरे अंदाज से सब 300-350 किलोमीटर के ऊपर है, और कार भी जो शहरों में चलाते हैं उनका भी रेंज बहुत होगा तो 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर कार नहीं चलती। अब समस्या कहाँ है कि मुंबई से दिल्ली आना है, यहाँ चार्जिंग की आवश्यकता है, या दिल्ली से देहरादून जाना है, चंडीगढ़ जाना है, यहाँ ज़रूरत है। तो अभी NHAI के तरफ से हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, और जहाँ चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह कि जैसे पहले मोबाइल फ़ोन आए तो हर कंपनी का चार्जर अलग था, तो वो एक समस्या थी कि चार्जिंग सिस्टम हर कंपनी अलग अलग देती थी। बीच में हमने कानून भी तैयार किया, और लगभग अब एक चार्जर में हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रही है, तो इसमें भी अब चार्जिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी। और अभी तो हमने नागपुर में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पहला पायलट प्रोजेक्ट किया है, वो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है। अभी टेंडर कल रिसीव हुआ, 2 कंपनियों ने उसमें पार्ट लिया है। वो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है ना, ऐसा है कि 135 सीटर बस है। वो बस में विशेष रूप से यूरोप में ये बसेस हैं, इसमें इलेक्ट्रिक पर चलेगी, और इसमें हवाई जहाज़ में जो सुविधा है, जैसे एयर होस्टेस होती है, बस होस्टेस होगी, इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये बस की विशेषता ये है कि एक स्टॉप पर आएंगी तो ऊपर से जो फ्लैश चार्जिंग नीचे आएगा, और आधे मिनट में बस चार्ज होगी। तो ये फ्लैश चार्जिंग सिस्टम में इसमें टोयोटो, अपना सीमेंस और हिटैची की टेक्नोलॉजी है। टाटा और ये जो पुणे में इक्का करके कोई कंपनी है मेहता जी की, वो दोनों ने भी इसके लिए टेंडर भरा हुआ है। और इसके साथ साथ और विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसेस, अब कोई भी शहर में जाइए, बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक बसेस आई। अब हमारी अड़चन ये है कि देश में कैपेसिटी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की 50,000 बसेस की है, और रिक्वायरमेंट 1,10,000 20,000 बसेस की है, तो बसेस ही नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बस के साथ इलेक्ट्रिक बसेस भी बन रही है, इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बन रहे हैं, और इसका केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, तब इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लगभग सबने बनाया है, और मुझे लगता है कि अब कोई इसमें जो मेरे पास अभी
आप जो कह रहे हैं उसकी जानकारी है कि ईवी कार की ग्रोथ 15.4% है, पेट्रोल डीजल की 4.2% है। ईवी टू व्हीलर्स की ग्रोथ 33% है, पेट्रोल डीजल की 14% है। ईवी थ्री व्हीलर की ग्रोथ 19% है, पेट्रोल डीजल की 6.8% है। फर्स्ट टाइम ईवी की ग्रोथ पेट्रोल डीजल की तुलना में बढ़ चुकी है। योगायोग से इसी होटल में मैं आया हूँ और जब मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मैं चैनल का नाम नहीं बताता आपको, तो मुझे प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आएगी और उसमें अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब एक की भी कार कोई धक्का मारने की ज़रूरत नहीं, पोल्यूशन जीरो है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार और ये सब शुरू किया तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत ये $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अभी मेरे जानकारी से $100 तक आई है और अब 6-7 महीने में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल डीजल कार की कीमत सेम होगी। अभी हमने लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी, टाटा, मारुति, एलजी, सैमसंग अब इसमें स्पेशल स्कीम में इनको अनुमति दी है और इसलिए इलेक्ट्रिक बैटरी भी हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर तैयार होंगी। और इसके साथ जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, लिथियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, उसका भी काफ़ी काम हुआ है। और जम्मू कश्मीर में 6 मिलियन टन 6% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स हमको मिला है, जिससे 60 करोड़ हम लिथियम आयन बैटरी का यूज़ इलेक्ट्रिक कार के लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान कम से कम, वैसे भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, देश के जीडीपी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और अभी तक 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया इंडस्ट्री में। भारत सरकार और राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा जीएसटी एज ए टैक्स रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और अभी जब मैं मंत्री बना तो ये 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हम 7वें नंबर पे थे। अभी एक 4-5 महीने पहले हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर पहुँचे। हमने जापान को पीछे डाला और हम 3रे नंबर पर हैं। और यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, जिनका साइज 78 लाख करोड़ है। चाइना सेकंड नंबर पर है, वो 49 लाख करोड़ है। और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, जिसके कारण ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट की कॉस्टिंग में 30% कमी आएगी और ये जो बड़ा प्रमाण पर ये जो तैयार होगा, इसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील, रिसाइकलिंग होगा और कॉस्टिंग इसका कम होगा। और हम वर्ल्ड में, मेरे अंदाज से 5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल के कारण, हम 5 साल तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचे हैं।